39 साल पहले की स्याह रात जो कहर बनकर टूटी थी भोपाल पर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट जो ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं आगे इंसानियत की ड्यूटी बजा रहे थे। 12 बजे वो ड्यूटी पर आते हैं। 12 बजे से कुछ आगे 12:15 बजे के करीब जहरीली गैस का रिसाव शुरू होता है और फिर इम्तिहान शुरू होता है इंसानियत का, गुलाम दस्तगीर का। कौन है गुलाम दस्तगीर? क्या हुआ था उस रात को? उनके बेटे शादाब दस्तगीर हमारे साथ हैं। जी मैम, उस रात हम लोग तो भागे हुए थे और हम अपनी मदर के साथ थे और घर के अंदर ये र्यूमर था कि आजू बाजू में कोई गया तो सिलेंडर कहीं बस्ट हो गया है, कहीं मिर्चों के किसी गोडाउन में आग लग गई है। तो मदर ने सबको उठाया कि जल्दी से भागना है और उधर फादर 12 बजे ज्वाइन करे थे ड्यूटी स्टेशन के ऊपर और 12:30-1 के करीब ये 12:15 12:30 के नियर अबाउट गैस का जो इम्पैक्ट था वो सबसे ज़्यादा आ चुका था। तो फादर वहाँ स्ट्रगल करते रहे और हम लोग इधर भागे अपनी मदर के साथ। उन्हें होश नहीं था, बच्चे कहाँ हैं। वो इस फिक्र में थे कि ट्रेन में जो मुसाफिर हैं उनको किसी तरह जिंदा बचा लें। उनका पूरा जिस टाइम वो स्टेशन पे पहुंचते थे तो उनका सिर्फ एक मोटो उनके पास टारगेट होता था कि मेरी ड्यूटी, और अपनी ड्यूटीज़ के अंदर कभी किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। उस रात उनकी फिक्र पहली क्या थी? फिक्र उनकी सबसे पहली ये थी कि जितने भी जो पैसेंजर्स हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूं, जितने लोग उनके स्टेशन के प्रीमिसेस में थे। और आप लोग उन्हें तलाश रहे थे? हम लोग रात भर बस उनकी फ़िक्र में रहे। हम लोग तो भागे हुए थे। जब सुबह आए तो उसके बाद हम लोग जब उनको ढूंढना शुरू किया कि अब उनको ढूंढें कहाँ, कि उस ज़माने में ना कोई कम्युनिकेशन था, ना टेलीफोन्स थे, ना मोबाइल्स थे, ना कोई, क्योंकि हम अगर रेलवे कॉलोनी में भी रह रहे होते, हम वहाँ से हट के ओल्ड सिटी भोपाल में रहते हैं, उस टाइम रहते थे। तो फिर सुबह हम भाई लोग ढूंढते हुए अपने फादर को कि कहाँ ढूंढें, क्या करें, कोई ख़बर ही नहीं है। तो नियर अबाउट 7 साढ़े 7 बजे के करीब हम पहुँचे। 7:30-8 बज रहा होगा स्टेशन पे। तो मैं अकेला गया था उस टाइम पे। भाई लोग अलग अलग डायरेक्शन में गए हुए थे। हम इधर से मैं पहुँचा था क्योंकि मैं 8th में था, बहुत छोटी उम्र थी, तो मदर से छुप के भागा था कि फ़ादर को ढूंढना है। तो मैं साइकिल से चुपचाप से भाग के गया था और जब मैं स्टेशन के नज़दीक पहुँचा हूँ तो ऐसा मंज़र शायद किसी को ना ऊपर वाला दिखाए ना कोई देखे ऐसा मंज़र। तो मैंने जितने भी जानवर जो उस ज़माने में वहाँ आजू बाजू में थे, कि गाय भैंसें, कुत्ते बिल्ली, तांगे के घोड़े, इनको मैंने मरे हुए बाहर से देखना शुरू कर दिया था। और जिस वक्त मैं अंदर गया हूँ तो जो मांगने वाले स्टेशन के बाहर बैठते हैं वो ज़्यादातर फंसूगढ़ डाल डाल के सब मरे पड़े थे। और मेरी एज का आप उस टाइम अंदाज़ा लगा लीजिए और मेरे इमोशंस का अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरे साथ क्या इमोशंस होंगे। मैं डरते डरते फादर के ऑफिस के अंदर गया हूँ कि मुझे अंदर से क्या खबर मिलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कुछ भी। वो स्टेशन इस तरीके से घिरा हुआ था गैस के अंदर, और जो सुना था जिस तरीके से कोहरा गिरता है इस तरीके से फ्यूम्स थे। क्या बताया वहाँ फिर आपके पिता के बारे में? पापा के बारे में फिर ये बताया कि सुबह 6:30-7 बजे तक वो थे। GM मिस्टर गौरी शंकर, उनका अराइवल था सुबह। तो पापा उनको रिसीव किए हैं, उनको सारी रिपोर्टिंग्स दी और इसके बाद SOS स्टाफ वहाँ आ गया था। तो उनको हैंड ओवर करके फादर को, और फिर वो फादर चले गए थे वहाँ से। चले क्या गए थे, 7 बजे के करीब उनको एम्बुलेंस से कहीं उनको भेजा गया था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो जो SOS स्टाफ था, क्योंकि वो भी भोपाल का नया स्टाफ, भोपाल का स्टाफ नहीं था वो, उस टाइम पे स्पेशल कोई टीम आई थी आजू बाजू के कोई स्टेशनों से, क्योंकि यहाँ के स्टाफ तो पूरा इंजर्ड हो चुका था गैस में। तो उनसे पूछा कि यहाँ जो डिप्टी SS थे अभी सुबह तक ड्यूटी पे, वो कहाँ हैं। उन्होंने बोला किसी हॉस्पिटल में लेके गए उन्हें। तो मैंने, भाई किसी हॉस्पिटल को कैसे बोल रहे हैं आप? तो किसी हॉस्पिटल को बोल कर के आप कैसे मुझे बोल रहे हैं, एटलीस्ट मुझे ये बता दो कौन से हॉस्पिटल लेके गए। तो बोले शायद कोई बड़े हॉस्पिटल लेके गए। तो मैं समझ गया कि वहाँ से हमीदिया लेके गए होंगे। साइकिल से स्टेशन से हमीदिया हॉस्पिटल जो है नियर अबाउट में 8-9 किलोमीटर होना चाहिए। तो वहाँ से उस भागा हुआ यहाँ पे आया हूँ। और वो जो स्ट्रगल हमारा फादर को ढूंढने का है वो बहुत ही, कि वो सारे हम भाई अपने फिर मैं हमीदिया आया। हमीदिया में जो मैंने हाल देखा
तो शायद वो मंजर भी ऐसा था कि किसी ने नहीं देखा होगा। रोड था नहीं, रोड के ऊपर सारे दोनों तरफ लाशें और मरीज थे। आप घबरा गए थे भीतर तक कि पिता भी होंगे कि नहीं? मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि अब इन हज़ारों मरीज़ों और लाशों के अंदर मैं कहाँ ढूंढूं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी देर अंदर जाके ढूंढा, कई लोगों के यहाँ पे सिर्फ नंबर्स डले हुए थे, पेशानी के ऊपर कोई भी चीज़ से उन्होंने पेपर चिपका रखा था कि मरे हुओं की गिनती है, काउंटिंग है, कोई उन्होंने कोडिंग की हुई थी, वो देखा था। और बाकी बेचारे लोगों को तड़पते हुए देखा। आंखें किसी की, मतलब भाव से लेके चिक बोन तक, ये आंखें हर एक की तकरीबन बंद थी। खैर हम यहाँ से वापस अपने घर पहुँच गए हताश होते हुए कि भाई हमें तो नहीं मिले फादर। हम लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे, दुआ कर रहे थे कि बस उनकी कोई ख़बर, हमें अच्छी खबर मिल जाए तो हम लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन हो जाए। थोड़ी देर के बाद नियर अबाउट 9:30-10 बजे के करीब दरवाज़ा खुलता है। पापा वैसे अमूमन 8 बजे उन ऑफ होते थे, तो वो हार्डली 9 बजे तक घर आ जाते थे। तो हमने सोचा शायद कहीं और हो, मालूम नहीं हुआ स्टेशन पे, तो वो यहाँ आ जाएंगे। खैर फिर 9:30-10 के करीब पापा आते हैं। तो हमने उनको जो देखा कि दरवाज़ा जैसे ही खुला तो दरवाजे की एक आहट जो थी ना, वो एक बड़ी आवाज़ की तरह हम लोगों के कानों में थी। और हम लोग भागे हुए गए कि फादर ही होंगे, पापा होंगे। तो हमने जाके देखा तो पापा बस ऐसे थे कि जाके हमने उन्हें पकड़ा है। वो 2 कदम 4 कदम चलने के काबिल नहीं थे। आंखें उनकी भौं से लेकर के यहाँ तक पूरी आंखें बंद थीं। एक एक आप कह लेंगे इसमें कोई गड्ढा नहीं था, इतनी स्वेलिंग आ चुकी थी आंखों पे। और ऐसे एक उन्होंने दस्ती रखी हुई थी आंखों पर, आंखें बंद ऐसे करके आ रहे थे। कुछ उन्हें दिख ही नहीं रहा था, न चलने के काबिल थे, लड़खड़ा रहे थे। वो एक रात जो थी वो दस्तगीर फैमिली पर कितनी भारी रही बाकी के फिर गैस ट्रेजेडी के बीच जाने के बाद? वो ऐसी रही कि मैम, बस वो हमारे फादर का जब उस टाइम से घर पे आना, एक बच्चा 13 साल का है, 14 साल का है, एक 15-16 साल का है, एक 20 साल का है, सब पढ़ रहे हैं। और फादर को इस कंडीशन में देखने के बाद जो उनके साथ हमारा, जो उनकी बीमारियाँ एक के बाद एक स्टार्ट हुई हैं, वो तो एक पढ़े लिखे और उसूल परस्त आदमी थे जो इतना सर्वाइव करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए ले आए। लेकिन हर पल हर दिन उनका जो है बीमारियों से जूझता रहा, जिसको हमने भोपाल से लेकर के बॉम्बे के तमाम हॉस्पिटल, चाहे वो KEM हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो प्रिंस आलिया हॉस्पिटल हो, इन सारे हॉस्पिटल्स के अंदर उनको ले लेके हम भागते रहे। और इस सब में कोई आर्थिक मदद मिल पाई? मैडम आर्थिक मदद तो कुछ भी नहीं मिल पाई। जो एक जनरली गैस विक्टिम्स को जो मिलता है, जो दिया गया था कि अलॉटेड फंड्स थे कि 35,000 30,000 ऐसे कुछ मिल रहे थे, मेरे फादर को भी उस रात के जो है वो एक वही मिला। मतलब एक नायक जो पूरी गैस ट्रेजेडी के थे वो भी केवल विक्टिम बनकर रह गया। बेशक वो एक नायक जो है वो एक रात के अंदर विक्टिम बन चुके थे। जो एक रात का हीरो था वो सुबह होने पे ज़ीरो कर दिया गया था। आज तक उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने उसी के बाद उनको नवाजा था एक अवार्ड से। इसके अलावा हम कभी भी उस चीज़ को लेके, मैंने फादर से भी डिस्कस किया कि पापा अपन एक ब्रेवरी अवार्ड या कोई और अवार्ड के लिए अपन प्रेसिडेंट को लिखें, तो बोले नहीं बेटा, ये अपन ने सिर्फ जिसके लिए किया उसने देख लिया है, लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो भी मैंने 2 साल गुजरने के बाद 11th क्लास के अंदर मैंने एक बार उनसे छुप के एक प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था। और प्रेसिडेंट को जो लेटर लिखा था तो वहाँ से कुछ टाइम बाद एक बाय पोस्ट जवाब आता है कि हमने इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को फॉरवर्ड कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ से हमारे पास एक जवाब आता है कि ये इंसिडेंट जो है ये रेलवे का नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट का था, तो आप इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें। इस तरीके से हमें एक डब्बे से दूसरे डब्बे और दूसरे डब्बे से तीसरे डब्बे में डाल दिया गया। कभी अफसोस होता है क्योंकि इस तरह से उनके शहादत और इस तरह से उन्होंने इतनी ज़िंदगियां बचाई और उसका सिला यूं देखें कि जो उनको सम्मान मिल सकता था, ये मैसेज क्या जाएगा आगे तक? इस पर कभी अफसोस होता है कि जो उनके ज़िंदा रहते उन्हें जो सम्मान किया जाना चाहिए था, जो एहतराम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया? मैं बिल्कुल उनको एहतराम और इज़्ज़त, जो इस काम को लेकर के एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक रात में समेट के रख दिया, कि उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत, अपनी बीवी बच्चे और अपने जॉब, उसने एक रात में अपने आप को समेट के रख दिया। उसको इस तरीके से कि नेगलेक्ट करके एक तरफ छोड़ दिया गया
कि जो आदमी अपने सर्वाइवल मोड तक भी नहीं आ पाया, ना अपनी औलादों को ला पाया, कि उसी के अंदर वो बेचारा भटकता रहा और आखिरी दम भी उनका इसी तरीके से रहा कि वो बेचारे गैस के विक्टिम हो गई। आखिरी के अंदर उनका जो डेथ सर्टिफिकेट उसमें भी यही है कि सीवियरली लंग्स वेयर डैमेज बाय MIC। हमसे बात करने का शुक्रिया। भावुक हो रहे हैं आप। तो जो वजह है, अफसोस इस बात का है कि एक नायक केवल एक गैस विक्टिम बनकर याद किया जा रहा है। हमारी कोशिश ETV भारत की यही है कि जो आगे की जनरेशन है वो जान सकें कि इस गैस त्रासदी के बीच भी कुछ एक ऐसे नायक भी थे जो हज़ारों जिंदगियों को केवल अपने जज्बे के बूते बचा रहे थे। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ETV भारत के लिए।